चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज से सीयूईटी की बिजनेस स्टडी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो बिल्कुल ये सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर सर्च करें ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी और वहां से हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है। और साथ के साथ हमारा एक ऐप और है ड्रीम सीयूईटी एकेडमी, वहां आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर ले। कुछ क्लासेस यूट्यूब पर डाला करेंगे और मैक्सिमम क्लासेस एप्लीकेशन पर डाला करेंगे, इसीलिए दोनों जगह आप अपडेट्स बिल्कुल रहे। जहां भी वीडियो डले आप उसको देखें। वीडियो कहां डली है इस बात की जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं। मैं यहां पर आपके लिए व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देता हूं, जिससे आपके लिए जुड़ना थोड़ा सा मुझसे आसान हो जाएगा। ये लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9555257746। ये है बेटा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू मैं आपको इंटीमेट कर दिया करूंगा, इन्फॉर्म कर दिया करूंगा कि वीडियो कहां डली है। चलिए आइए, तो आज हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज के सबसे पहले चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो आप हेडिंग में ही देख रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक, ये चैप्टर बिजनेस स्टडी क्लास 12th में भी आपने पढ़ा था और ये सेम टॉपिक सीयूईटी के एग्जाम में भी पूछा जाने वाला है। और बच्चों सबसे खास बात क्या है कि इससे एक्सपेक्टेड 2 4 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले, और बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है क्लास 12th में हम सबने काफी डिटेल में बिजनेस स्टडी पढ़ा, और इसलिए पढ़ा क्योंकि वहां सब्जेक्टिव पेपर हमको लिखना था। तो बेटा सिलेबस 100% सेम है, लेकिन अप्रोच में फर्क है। अगर आपका अप्रोच 12th क्लास जैसा रहने वाला है बिजनेस स्टडी को पढ़ने के दौरान, तो दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए कॉन्सेप्ट्स का समझ होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बेहद जरूरी है। लेकिन आप क्या होता है ना, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाता है और साथ के साथ आपका क्वेश्चन के ऊपर कमांड भी हो जाता है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। तो आओ शुरू करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले जानते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। किस चीज का प्रक्रिया है भैया? इट इज अ प्रोसेस which consists series of interrelated functions that are performed by all managers to effectively achieve the goals of organizations। देखिए बच्चों, जो भी स्लाइड आपको मैं यहां दिखाऊंगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, क्योंकि हमारे क्लास में पढ़ाई दोनों ही माध्यम के बच्चों के लिए होती है। इसीलिए स्लाइड आपको दोनों ही भाषा में देखने को मिलेगा। हमको समझना है, लिखने की हड़बड़ी नहीं है, वो लिखने की जो आदत है ना आपकी, कि किसी भी चीज को लिख लेते हैं, लिखना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करके जल्दी से जल्दी बिजनेस स्टडी के सेगमेंट को कवर अप करा लेंगे बच्चों, और कर देंगे। और फिर सीयूईटी के एग्जाम में हम लोग झंडा लहराएंगे और अपने मनपसंद कॉलेज में जाएंगे। वाह, ये तो शायरी बन गया, क्या बात है। आओ जरा हिंदी में देखते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए सभी प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले परस्पर संबंधित कार्यों की श्रृंखला शामिल होती है। अब मैं आपको इसलिए नहीं कहूंगा इसको याद करो, बस सुन लो, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, सब्जेक्टिव आपको टिक मार्क करना है। तो कीवर्ड क्या क्या है, अगर मैं इस पूरे डेफिनेशन से कीवर्ड निकालूं, इट इज अ प्रोसेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड। मैनेजमेंट क्या है? सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस है जो कि परफॉर्म किया जाता है सभी मैनेजर्स के द्वारा, ऑल मैनेजर्स के द्वारा। किस लिए? इफेक्टिवली एक कीवर्ड है, इफेक्टिवली अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सही बात है। आइए जरा मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशन को जरा देख लेते हैं। मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू, किसके द्वारा, किससे काम करवाने किया था? अदर्स एंड विच फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। सीधी सी बात है, कितनी अच्छी बात कही कि मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि जब आप अपने कामों को दूसरों के द्वारा, दूसरों की मदद से काफी सरलता और काफी अच्छे ढंग से करवा लेते हो,
उसी को बेटा मैनेजमेंट कहा जाता है। देखो जरा, प्रबंध क्या है? प्रबंध दूसरों के माध्यम से और औपचारिक रूप से संगठित समूहों के साथ कार्य करवाने की कला है। करने की नहीं बेटा, करवाने की कला है। ठीक है, और आओ आगे जरा देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। और क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट दो आधार पर हम समझेंगे, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट समझेंगे और दूसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को दो आधार पर समझना है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद accomplishing का मतलब होता है फुलफिलिंग। क्या मतलब होता है बेटा इसका? फुलफिलिंग organizational objective by directing the efforts of other, or it is an art of getting things done through organized way। जाहिर सी बात है, जब ऑर्गेनाइज संयोजित तरीके से आप काम को करवा लेते हो। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये कहता था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो जरा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है? द मॉडर्न कॉन्सेप्ट इंसिस्ट, इसको ठीक कर लीजिएगा, इंसिस्ट ऑन achieving goals effectively and efficiently, thus it is defined as the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। ट्रेडिशनल में हमने सिर्फ काम पूरा करने के बारे में सोचा, खर्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। लेकिन जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात आई तो यहां पर हमने काम तो होना ही चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए किस तरीके से? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा और कहेगा कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात करता है, तो जवाब बेटा क्या होना चाहिए? मॉडर्न कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो काम पूरा करने पर ध्यान देता है, उसको कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, तो बेटा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट वहां पर हमारा जवाब हो सकता है। आइए जरा, इसी बात को हिंदी में लिखा हुआ है। इस तरीके से डिजाइन किया गया है बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स को कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों ही बच्चे एक साथ तैयारी कर पाए। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र के बच्चे जुड़ने का प्रयास करते हैं, बिहार, यूपी और भी कई सारे ऐसे रीजन है जो हिंदी भाषी क्षेत्र है जहां बच्चों को अंग्रेजी में दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों को देखते हुए आपके लैंग्वेज को, आपके नोट्स को दोनों ही भाषा में रखा गया है और इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि मैक्सिमम बच्चे इजिली इन चीजों को समझ पाए। प्रबंधन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, पारंपरिक अवधारणा के आधार पर और साथ के साथ आधुनिक अवधारणा के आधार पर वही बात लिखी होगी। आप इसको जरा एक बार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि मैं समझा हिंदी में ही रहा हूं तो मुझे नहीं लगता बच्चों आपको ज्यादा तकलीफ होने वाली है। आइए जरा, और आप ये महसूस करेंगे कि इंग्लिश के शब्द में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं हिंदी के मुकाबले। आइए देखते हैं जरा, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बेटा इन सब चीजों को ना बस आपने 12वीं क्लास में भी देखा होगा और नहीं देखा है तो बस शॉर्ट एंड समराइज्ड वे में आपको डेली बेसिस पर इसको देखना है। ठीक है, मैनेज फीचर्स की बात अगर की जाए तो ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जाहिर सी बात है मैनेजमेंट एक टारगेट को अचीव करने के लिए सालों भर काम कर रहा होता है। तो ये एक गोल, और पूरी की पूरी मैनेजमेंट उस गोल को पूरा करने के पीछे भाग रही होती है। परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापक है बेटा। क्या है? सर्वव्यापक का मतलब है कि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये चलते रहेगा। मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है और साथ के साथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होगा। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल भी आप इसको कह सकते हो। तो क्या याद रखना है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या क्या है कॉमन? यही याद हो जाएगा। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है और साथ के साथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कौन सा डायमेंशनल है? तो मल्टी डायमेंशनल है। परवेसिव है तो है। क्या मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है? बिल्कुल है। तो आपको क्या होगा? आपको ऑप्शन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, या प्रबंधन का विशेषता नहीं है। तो आपको क्या है कि चीजें अगर याद रहेंगी, माइंड में पॉइंट्स रहेंगे तो आंसर करने में इजिली आप आंसर्स कर पाओगे। चलो जरा आगे देखो,
फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में ही अगले पॉइंट में ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, ये क्या है, डायनेमिक है, और ये क्या है, इंटेंजिबल है। तो 4 बेटा मैंने पहले आपको बताए थे और 3 यहां हो गए, तो टोटल फीचर्स मैंने कितने बता दिए, 7 आपको बता दिए हैं। तो बस इसी को आपको ध्यान में रखना है, रटने की कोशिश नहीं करना है, यही याद हो जाएगा। तो मैनेजमेंट क्या क्या है बेटा, देखो जरा, गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, कॉन्टिन्यूअस है, और साथ के साथ क्या है, इधर देखो, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि परिवर्तनशील है, बदलते रहने वाली चीजों को डायनेमिक कहा जाता है। सामूहिक गतिविधि है, मैनेजमेंट एक इंसान नहीं चलाता, कई सारे लोग मिलते हैं तो जाके मैनेजमेंट खड़ा होता है और मैनेजमेंट काम कर रहा होता है। इंटेंजिबल फोर्स, अमूर्त बल का मतलब है कि ठीक है यार, ये देखा जा सकता है कि मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, कैलकुलेट नहीं कह सकता कितना अच्छा कर रहा है। अब किसी शादी में गए, खाना का व्यवस्था बहुत अच्छा है, तुमने कहा वाह सो ब्यूटीफुल मैनेजमेंट हियर। अब गए, चिकन का थाली लेके गए, खाली रस पटा दिया, एगो पीस दिया, गूदा वाला पीस दिया, हड्डी वाला मांग रहे हो, दे नहीं रहा है, तो गरियाई के ना आते हो मने मन। ठीक है, शादी में घुसते कई बार फीलिंग आता है वाह यार सो वंडरफुल मैनेजमेंट, और कई बार फीलिंग आता है ऐसे नहीं, मैं तो घर में खा लेती। वही वाली बात है बेटा। तो सातों के सातों आपको याद रखने हैं। आइए जरा अगले टॉपिक पर, एक एक करके सबको डिस्कस कर दिया है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में क्या होता है। देखो जरा, मैनेजमेंट एम्स, मैनेजमेंट का लक्ष्य क्या होता है, एम का मतलब होता है लक्ष्य। टू अचीव, क्या अचीव करना, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के, संगठन का जो लक्ष्य है उसको अचीव करना है। बाई, वो किस तरीके से हो पाएगा, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, जोड़कर, क्या जोड़कर, एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स, जब जितने सारे लोग काम कर रहे हैं संस्था में, जब इन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि इन सबके एफर्ट्स को जब आप एक साथ जोड़ दोगे तो आप क्या अचीव कर पाओगे, मैनेजमेंट के गोल को अचीव कर पाओगे। कितनी शानदार और सरल भाषा में कहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट किस चीज पर फोकस करता है, मैनेजमेंट का लक्ष्य क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, और ये कैसे होगा, जोड़कर, क्या जोड़कर, जितने सारे इंडिविजुअल मेंबर्स हैं इन सबके एफर्ट को जब जोड़ोगे तो वही गोल में अचीव हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। वाह सर, क्या मस्त तरीके से बताया है। बिल्कुल ऐसे ही तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वरना ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत रुलाएगा भी और आपको नंबर भी दिलवा के जाएगा। रुलाता तब है जब आप इसको थ्योरी समझ के बोरिंग वे में पढ़ने की कोशिश करते हो और रटने का प्रयास करते हो। तो अब कोई बच्चा बता देगा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में हम क्या लिख सकते थे, तो याद है क्या लिख सकते थे। अब आपसे क्या लिख सकते थे, यहां तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ऐसे ये पूछेगा कि एक सेंटेंस दे देगा कि जब हम लोगों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मेंबर्स एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ कॉमन गोल, ये मैनेजमेंट के किस फीचर को बताता है। और ऑप्शन दे देगा ऑल परवेसिव, डायनेमिक फंक्शन, ठीक है, उसके बाद दे देगा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और चौथा दे देगा नन ऑफ दीज। तो भैया अब जाहिर सी बात है, जब डेफिनेशंस के कुछ कीवर्ड्स आपके ध्यान में रहेंगे तो आपके लिए आंसर देना आसान होगा। यहां बात कर रहा है एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने की, और सर आपने बताया था एफर्ट्स को इंटीग्रेट, कमॉन सोना नहीं है यार। बिजनेस स्टडी में अगर मेरे साथ पार्टिसिपेशन घर पर नहीं रखोगे तो मजा नहीं आएगा। जहां मैं कहूंगा बोलने के लिए यू हैव टू स्पीक, आपको आंसर्स देने हैं, एक्टिव रखना है अपने आप को, ठीक है, और समय समय पर अपने गालों पे दो दो चाटे मारते रहने हैं कि तुम जिंदा रहो, वरना कहीं तुम सो नहीं जाओ। ठीक है मेरे भाई, तो जहां अगर इंटीग्रेटिंग का बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल की बात कर रहा है, अचीव करने की, सभी मेंबर्स की बात कर रहा है, तो बात किसकी कर रहा है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की बात कर रहा है। प्रबंधन का उद्देश्य, हिंदी में देखिए जरा, प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, सभी सदस्यों के प्रयासों को एकत्रित करके संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात ये बोल रहा है। आइए जरा देखते हैं, ऑल परवेसिव, सर्वव्यापक है, मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सभी संस्थाओं के लिए मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। ये मैनेजमेंट के किस फीचर को दर्शाता है मेरे भाई, तो ऑल परवेसिव को दर्शाता है।
वेदर बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सोशल और पॉलिटिकल, कोई भी संस्था हो उसको तो मैनेजमेंट की जरूरत है ही। तो भैया कीवर्ड क्या निकला, इसेंशियल फॉर, मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। बताओ ये मैनेजमेंट के किस फीचर को दर्शा रहा है? द करेक्ट आंसर इज ऑल परवेसिव को दर्शा रहा है। प्रबंधन सभी संगठनों के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, प्रबंधन सभी संगठनों के लिए आवश्यक है, चाहे बड़ा हो या छोटा, लाभ या गैर लाभकारी, सामाजिक या राजनीतिक। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हम इन एक वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे और मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाले हैं। आइए जरा देखते हैं। मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, मैनेजमेंट कोई आसान सा चीज नहीं है, जटिल गतिविधि है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विथ 3 मेन डायमेंशंस विच आर एज फॉलो। और 3 मुख्य आयाम क्या क्या है, देखो जरा। प्रबंधन एक जटिल गतिविधि है जिसके 3 प्रमुख आयाम हैं। क्या है भैया? जिसके 3 प्रमुख आयाम हैं और वो इस प्रकार हैं। और मेरे बच्चों 3 प्रमुख आयाम कौन कौन सा है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का प्रबंधन, काम का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का प्रबंधन, बिल्कुल सही बात है, और एक और साथ के साथ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, संचालन का प्रबंधन। तो मैनेजमेंट किस किस चीज का करना होगा बेटा? मैनेजमेंट वर्क का करना होगा, मैनेजमेंट पीपल का करना होगा, और मैनेजमेंट आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहे हो कहीं ना कहीं उसका भी आपको मैनेजमेंट देख के चलना होगा, तो ही बात बनेगी, नहीं तो समस्याएं जो हैं वो संस्था के अंदर खत्म होने वाली नहीं है। तो भैया मल्टी डायमेंशनल में क्या हमने देखा? मल्टी डायमेंशनल में देखा कि मैनेजमेंट कोई आसान टास्क नहीं है, कई सारे बेसिस पर ये डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल और ऑपरेशंस। आइए जरा अगले टॉपिक पे चलते हैं। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ, किससे संबंधित है? कॉन्स्टेंटली आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, ओए होए एक कीवर्ड मिला, कॉन्स्टेंटली आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड और साथ के साथ सॉल्विंग देम बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस, और जो भी संबंधित एक्शंस है उसको लेके उस प्रॉब्लम को दूर कर दो। प्रबंधन लगातार समस्याओं की पहचान करने और उचित कार्रवाई करके उन्हें हल करने से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम दे कि जब आप अपनी गलतियों को खोजते हो और उन गलतियों को कैसे सॉल्व किया जाए उसके रास्तों के बारे में जानने के प्रयास में हो, ये मैनेजमेंट के किस विशेषता को बताता है बच्चों? मैनेजमेंट के किस फीचर को बताता है? द करेक्ट आंसर इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को बताता है। तो पूरे कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्टडी को बहुत इजी कर दिया है। अब आपसे तो सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू रियलाइज देयर इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू ग्रुप एफर्ट्स। तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जब जाना जाता है तो वो किस फीचर में आ गया? ग्रुप एक्टिविटी में आ गया। प्रबंधन समूह प्रयासों के माध्यम से लोगों को उनके व्यक्तिगत और साथ ही संगठनात्मक लक्ष्यों को महसूस करने में मदद करता है। ये सब तो 12वीं क्लास के बच्चे जो अभी 12वीं क्लास में हैं, आप इसको देख के भी अपने बिजनेस स्टडीज के पहले चैप्टर को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। ये एक डायनेमिक फंक्शन है, बिल्कुल डायनेमिक का मतलब होता है परिवर्तनशील, गतिशील कार्य या परिवर्तनशील। मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। वातावरण, जाहिर सी बात है बिजनेस का वातावरण बदलता रहता है और बदलने के हिसाब से अगर कंपनियां अपने आप को नहीं बदलेंगी तो कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी मेरे बच्चों। बाटा इसी चक्कर में बर्बाद हो गया क्योंकि बाटा ने अपने आप को बदला नहीं। सैमसंग इसी चक्कर में आबाद हो गया क्योंकि सैमसंग ने मार्केट के नब्ज को पकड़ा, देखा कि हर आदमी चाह रहा है कि उसके हाथ में स्क्रीन टच फोन हो। सैमसंग ने तुरंत अडेप्ट किया और मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, लेकिन सैमसंग को घमंड आ गया और सैमसंग के घमंड को तोड़ा बहुत सारे चाइनीज फोन कंपनियों ने, जो मार्केट में सैमसंग से सस्ते फोन भी ले आई और मार्केट को ग्रैब कर लिया, और जिसके शिकार आज हम और आप सब हो चुके हैं। ओप्पो, वीवो, एमआई, तेमआई, वन प्लस, जो भी है 2+, 3+, 4+, 5 जो भी है, ये सब का सब कहीं ना कहीं हमारे इंडियन मार्केट पर बहुत अच्छा कैप्चर कर लिया है।
क्योंकि ये अपने आप को बदलते रहते हैं, ये अपने आप को डायनेमिक रखते हैं। जिस तरीके से वातावरण बदलेगा उस तरीके से ये बदलेंगे। तो बिजनेस जो है वो कैसा होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। अडेप्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जिस तरीके से परिवर्तन हुआ, प्रबंधन एक संगठन को पर्यावरण में परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करता है। कितना अच्छा लाइन लिखा, पर्यावरण में परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करता है। कौन मदद करता है, प्रबंधन मदद करता है, मैनेजमेंट मदद करता है। कौन मदद करता है बेटा, मैनेजमेंट मदद करता है। लो ना भाई, अभी तो जब एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे तो और मजा आएगा। कैसा फोर्स है, इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल फोर्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्रबंधन एक अदृश्य शक्ति है, वाह क्या बात कहा। that cannot be seen but its presence can be felt in or discipline, achievement of goals and happy and satisfied employee, ठीक है। orderliness में, ठीक है, its presence can be felt by orderliness, discipline, achievement of goals and happy and satisfied employee। यही बात तो मैं आपको शादी का उदाहरण देकर समझा रहा था कि इन चीजों को महसूस किया जाता है मेरे लाल, ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। आओ जरा, तो हमने बेटा बधाइयों 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 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिया फटाफट। सबसे पहले 7 पॉइंट्स देखें और एक एक करके 7 पॉइंट्स को हम डिस्कस कर गए। तो बस इतना ही करना है, कीवर्ड्स को पकड़ना है और चीजों को खत्म करना है। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव आ गया बेटा, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो क्या सीखने को मिला, ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। हो सकता है ऑप्शन दे दे 1 2 3 4, करेक्ट ऑप्शन इज 3। नाम पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। 3 सही नाम देगा, 1 गलत नाम देगा। तो सही नाम में आपको याद करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट के कितने तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3। ऑर्गेनाइजेशनल, कौन कौन सा बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल और साथ के साथ पर्सनल। तो 3 मैनेजमेंट हैज 3 ऑब्जेक्टिव। प्रबंधन के उद्देश्य कितने होते हैं, 3, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, संगठनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत। याद रखना है, एक एक करके सबको एक्सप्लेन भी कर दिया होगा। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड किससे होता है, किससे संबंधित होता है, तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, अर्निंग्स एंड ग्रोथ। ये 3 कीवर्ड याद रखो। अगर सर्वाइवल की बात हो रही है तो कौन से ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो कौन से ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। और अर्निंग्स एंड ग्रोथ की बात हो रही है तो कौन से ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। अब इसी सवाल को आपको घुमा के पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं कि बिजनेस स्टडी को ऐसे ढंग से कर लें कि हम टेंशन फ्री हो जाए, इसमें हमारी रुचि बनी रहे। ठीक है, ये पूछेगा कि जब संस्था प्रॉफिट्स कमाती है तो प्रॉफिट कमाना संस्था के कौन से ऑब्जेक्टिव में शामिल है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। संस्था अपने आप को मार्केट में जिंदा रखने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव ले रही है और उसके ऊपर काम कर रही है। बताओ संस्था अपने किस ऑब्जेक्टिव, किस उद्देश्य के लिए काम कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है। पैसा कमाना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, कौन सा ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये अस्तित्व, लाभ कमाने और एक संगठन के विकास से संबंधित है। आइए जरा अगला देखते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये किस चीज को शामिल करता है, क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। इसमें समाज के लिए सोचा जाता है। तो जब कंपनी समाज के लिए सोच के कोई काम करे तो कंपनी अपने मैनेजमेंट अपने कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है। टाटा ने गरीबों के लिए ठंडा में कंबल बितवाया, कौन सा ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। रिलायंस ने क्या किया कि हम गरीबों के लिए इंटरनेट फ्री कर दिया या सस्ता कर दिया। तो रिलायंस कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव एक तरीके से कह सकते हैं। या देखना, कई संस्थाएं सामाजिक काम करती हैं, गरीबों की मदद करती हैं, उनको कपड़े बांटती हैं, ठंडा में कंबल बांटती हैं, फ्री में खाना भी खिलाती हैं। कई सारी एनजीओ गरीबों के लिए उनको रहने की जगह भी देती है। तो संस्थाएं क्या कर रही हैं, कई संस्थाएं अपने एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ा रही है, उसका शिक्षा दीक्षा पूरा करवा रही है,
तो बताइए वो संस्था कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है? सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ये रिलेटेड है किससे? फुलफिलिंग द फाइनेंशियल, सोशल एंड हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय अपने बारे में सोचता है, एम्प्लॉय के बारे में सोच के कंपनी कोई काम करती है, कंपनी कोई फैसले लेती है, तो वो सारे के सारे फैसले बेटा किससे संबंधित हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव से संबंधित हैं। ये कर्मचारियों के वित्तीय, मतलब वित्तीय का मतलब होता है पैसे की बातचीत, सामाजिक और उच्च स्तर की जरूरतों को पूरा करने से संबंधित है। किसको, किसके जरूरतों को पूरा करने से संबंधित है? कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने से संबंधित है। तो जब स्पेसिफिक एम्प्लॉय ओरिएंटेड बातचीत चलनी शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि बातचीत भाई किसकी हो रही है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बातचीत हो रही है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बातचीत हो रही है। चलिए तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट के कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया और समझ लिया। ठीक है, आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी लाइटिंग मैं आपके लिए बढ़ा देता हूं, लीजिए। आइए अब अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आइए, पहला क्या है? इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यह समूह लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ये वही वाला पॉइंट रिपीट हो गया यहां पर, कोई बात नहीं। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब होता है काम करने की शैली, टू डू द वर्क एट ए मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी का मतलब होता है एट अ मिनिमम कॉस्ट, कम लागत पर काम को कर देना, एट अ मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। और अभी अभी मैं आपको डायनेमिक का मतलब समझ के आया हूं, समझा के आया हूं कि डायनेमिक का मतलब होता है कि बदलते सिनेरियो के हिसाब से, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से जब आप अपने आप को बदल लेते हैं और बिजनेस को बदलने का प्रयास करते हैं। तो मैनेजमेंट हमको किस किस चीज में मदद करता है? सबसे पहला ग्रुप गोल्स अचीव करने में मदद करता है, दूसरा एफिशिएंसी में, तीसरा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करता है। आओ जरा अगला पॉइंट देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है, यह व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी को डेवलप करने में भी मदद करता है, यह समाज के विकास में सहायक होता है। तो भैया इंपॉर्टेंस में आपको कीवर्ड याद रखने हैं, क्या क्या याद रखने हैं? ग्रुप गोल्स, एफिशिएंसी, क्रिएट्स डायनेमिक एनवायरनमेंट, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया क्या? पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज का विकास करता है। कितनी अच्छी बात है बेटा, बताओ तो। आओ जरा अगला टॉपिक शुरू हो गया, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल सीयूईटी की पढ़ाई कुछ इसी अंदाज में करनी है, सब्जेक्टिव राम कथा नहीं लिखनी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव सवाल करने हैं। और ऑब्जेक्टिव सवाल तब हो पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स आपके दिमाग में हो, आपके भेजे में हो, और समय पर आप सब कुछ सोच पाओ। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या हो गया? मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, और मैनेजमेंट एज साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों। और फिर हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मतलब मुख्य रूप से तीन तरीके से देखते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। साइंस के रूप में मैनेजमेंट कैसे लिंक्ड है, आर्ट के रूप में कैसे लिंक्ड है, प्रोफेशन के रूप में कैसे लिंक्ड है, और फिर साइंस एज वेल एज आर्ट, आर्ट के रूप में मैनेजमेंट जो है वो कैसे लिंक्ड है। विज्ञान के रूप में प्रबंधन, कला के रूप में प्रबंधन, पेशे के रूप में प्रबंधन। तो भैया यही जो है मैनेजमेंट का नेचर है। अब एक एक करके चीजों को समझा दिया गया है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे हो सकता है। आइए जरा इसको देख लेते हैं फटाफट और टेंशन फ्री हो जाते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, लाइक अ साइंस, मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ, या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स जनरल ट्रुथ एंड फैक्चुअल सिचुएशंस। भैया सीधी सी बात है, क्या बोला कि साइंस में आप देखते हो कि जो भी फैक्ट्स हैं वो दिए गए हैं, जो ट्रुथ है वो दिए गए हैं, जो सिद्धांत हैं वो दिए गए हैं, उसी तरीके से बट इट इज कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट साइंस एज इट इज
but it is not considered as a perfect science as it is concerned with human behavior which is unpredictable। क्या मैनेजमेंट को साइंस कहना सही होगा? तो आंसर इज पूरी तरीके से कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट लागू कहीं ना कहीं हो रहा होता है ह्यूमन बिहेवियर पर। किस पर? ह्यूमन बिहेवियर पर। और ह्यूमन बिहेवियर जो है इंसान का जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल है। क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब आप उसके बारे में सही अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। इसीलिए बच्चों ये कहा गया कि मैनेजमेंट को कंप्लीट साइंस नहीं कहा जा सकता। आइए अगला देखते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। लाइक एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ पर्सनलाइज्ड प्रोसेस इन विच मैनेजर्स अप्लाई देयर पर्सनल एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ। सीधी सी बात है, उसका व्यक्तिगत जो अनुभव रहता है उसका वो इस्तेमाल करता है किस चीज के लिए? अपने प्रोफेशन में उस चीज का वो इस्तेमाल करता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, देखिए जरा, मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, भैया इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ किस चीज का? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सीधी सी बात है, एंड स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज। सीधी सी बात है, आपने जो किताब पढ़ के सीखा और आपके अंदर जो छुपा हुआ स्किल है आपने उसका उपयोग किया, तो यही डिफाइन कर रहा है मैनेजमेंट एज एन साइंस एज वेल एज आर्ट। प्रबंधन एक विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है। वाह कितनी सुंदर बात कहा, वाह गजब। अच्छा क्यों कहा? क्योंकि यह विज्ञान एक संगठित निकाय और इस ज्ञान के कुशल अनुप्रयोग का एक संयोजन है। बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट इसका इस्तेमाल करना हमें सिखाता है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को आइए जरा एक बार देख लिए कि भैया ये क्या बात कहने की कोशिश हमें कर रहा है। आइए देखिए जरा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, व्यवसाय के रूप में प्रबंधन, लाइक अ प्रोफेशन मैनेजमेंट हैज वेल डिफाइंड, मैनेजमेंट का भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज फुल फ्लेज प्रोफेशन as it lacks certain distinct features of profession such as code of conduct and professional association। सीधी सी बात है, जो मैनेजमेंट है आप उसको कंप्लीट प्रोफेशन नहीं कह सकते, क्योंकि हर प्रोफेशन में, अब देखो ना डॉक्टर्स का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो कुछ ना कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट निकालता है कि आपको किस दायरे में रह के काम करना है। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी वकीलों के लिए एक दायरा तय करती है कि आपको कौन से दायरे में रह के काम करना है, कैसे चीजों को काम करना है। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है क्या कि हमारी इस मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक नहीं है, इसीलिए मैनेजमेंट को कंप्लीट प्रोफेशन कहना भी सही नहीं होगा। आओ जरा देखते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कितने लेवल होते हैं? तो याद रखना है, टॉप लेवल होते हैं, मिडिल लेवल होते हैं और ऑपरेशनल लेवल होते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं लोअर लेवल। इसी को क्या कहते हैं बेटा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, आओ तो कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट? 3 लेवल। टॉप लेवल पर क्या क्या है आइए जरा देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, टॉप लेवल किन किन चीजों को शामिल करता है? मेंबर्स हु आर कंसर्न्ड विथ फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज, बिल्कुल कीवर्ड को अपना लो, जो भी व्यक्ति पॉलिसी का फ्रेमवर्क करे, पॉलिसी को तैयार करे, पॉलिसी बनाए, नीति बनाए, वो किस लेवल पे काम कर रहा है? टॉप लेवल पर। इसमें ऐसे सदस्य होते हैं जो नीतियों के निर्धारण से संबंधित होते हैं। पॉइंट नंबर 2, दिस लेवल इंक्लूड्स, शामिल करता है, किसको शामिल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद कर लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसमें आएगा? टॉप लेवल। थ्योरी नहीं लिखना, कीवर्ड्स को याद रखना है। आपसे सवाल ये पूछेगा कि इनमें से टॉप लेवल पर कौन काम करता है, मिडिल लेवल पर कौन काम करता है, तो चीजों का आपका वर्ड सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए आपके पास। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद क्या हुआ? चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर, ईटीसी। ये सब का सब जो है बच्चों याद रखना है। सीईओ, एमडी जो है, सीईओ मैं लिख देता हूं, सीईओ, फिर एमडी हो गया। जितने सारे कंपनी के बड़े पोस्ट हैं जो पॉलिसीज फ्रेमवर्क का काम करते हैं वो सब के सब कहां? टॉप लेवल पर। इस स्तर में अब देखो इसी पोस्ट का नाम हिंदी में लिखा है, तो ये पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इंग्लिश वाला ही याद रखना है। आइए जरा अगला देखते हैं, मिडिल लेवल पर कौन कौन से लोग काम करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स, वैसे सदस्य हु आर कंसर्न्ड विथ, जो संबंधित हैं, विथ द वर्क ऑफ इंप्लीमेंटेशन,
हाँ, पॉलिसीज फ्रेमवर्क जो था वो था किसमें, वो था टॉप लेवल में। लेकिन इंप्लीमेंटेशन का काम जो लोग करवाते हैं, जो नियम पॉलिसी कायदे बनाए गए हैं टॉप लेवल के द्वारा, उसको जो धरातल पर माने एक तरीके से इंप्लीमेंट करवाते हैं, वो किस लेवल में आते हैं, मिडिल लेवल में। दिस लेवल इंक्लूड्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ब्रांच एंड रीजनल मैनेजर्स। ब्रांच मैनेजर हो गया, रीजनल मैनेजर हो गया, एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, वो सब का सब मिडिल लेवल में आता है। इसमें ऐसे सदस्य होते हैं जो कार्यान्वयन के कार्य से संबंधित होते हैं। तो हिंदी माध्यम वालों भी याद रखो, इंप्लीमेंटेशन का काम जो लोग करवाते हैं वो किस लेवल में आते हैं, मिडिल लेवल में। आओ ऐसे ही समझते हैं ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर, इसमें भी वैसे सदस्य आते हैं हु आर कंसर्न्ड विथ एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। वाह, तो भैया सबसे पहले आ गया फ्रेमवर्क। सबसे पहले क्या मिला हमको वर्ड, फ्रेमवर्क। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये किससे संबंधित है, टॉप लेवल से। उसके बाद आ गया इंप्लीमेंटेशन, काम को करवाया जाता है। जो इंप्लीमेंटेशन है वो कहां आ गया, वो आ गया मिडिल लेवल। और अंत में आ गया बेटा मेरा एग्जीक्यूशन। कौन क्या आ गया, एग्जीक्यूशन। तो ये जो एग्जीक्यूशन है मेरा, ये एग्जीक्यूशन किस लेवल पर होता है, ये एग्जीक्यूशन होता है लोअर लेवल पर। किस पर, लोअर लेवल पर। तो कीवर्ड्स का यूज हमेशा करना है, क्योंकि हमें एमसीक्यू करना है ना कि लिखना है। इन सबको रटने की जरूरत नहीं है, बस रीड आउट करना है। दिस लेवल इंक्लूड्स फोरमैन, क्लर्क, इंस्पेक्टर्स ईटीसी। इसमें ऐसे सदस्य होते हैं जो कार्य का निष्पादन संबंधित होते हैं। इस स्तर में फोरमैन, क्लर्क, इंस्पेक्टर आदि शामिल होते हैं। तो आपको नाम भी याद रखना है, आपके पास जो भी किताब होगी उसमें और सारे नाम लिखे होंगे, उन नामों को याद रखना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बस यूं ही पूछेगा कि बताइए कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में शामिल होगा। आइए बच्चों, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या कार्य होते हैं, सारे टॉपिक को खत्म करने के बाद फाइनली हम लोग आ गए हैं। क्या क्या कार्य होते हैं, प्लान करना काम होता है, योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आने वाले समय में यही तो सारे चैप्टर्स हैं, और इसी को पढ़ने के बाद हमारा बिजनेस स्टडी 80 to 90% कवर हो जाता है, और आपके चेहरे पर बेटा क्या आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। कौन सी मुस्कान, वो जो चेहरे होठों को खोलने से आती है, आप किसी और के बारे में ना समझें। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रबंधन के कार्य हैं, फंक्शंस हैं। आइए जरा एक एक करके देख लेते हैं। प्लानिंग क्या है, तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। हमको ये सोचना पड़ता है कि भविष्य में अभी हम कहाँ हैं और भविष्य में कहाँ पहुंचना चाहते हैं। इन दोनों का जो ब्रिज है, ये गैप कौन फुलफिल करता है, प्लानिंग फुलफिल करता है। ठीक है, यह पहले से तय करने की प्रक्रिया है कि क्या, कब, कैसे और किसके द्वारा किया जाना है। ठीक है, व्हाट इज टू बी डन, अगर ऐसा पूछता है प्लानिंग हो गया। व्हेन इज टू बी डन, प्लानिंग हो गया। हाउ इज टू बी डन, प्लानिंग हो गया। बाय whom इज टू बी डन, वो भी क्या हो गया, प्लानिंग का हिस्सा हो गया। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, काम देना, ग्रुपिंग टास्क, जो भी काम टास्क है उसको बांट देना, और स्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। सीधी सी बात है, जो काम पूरा करने के लिए जो संसाधन चाहिए उसको मुहैया कराना, वो कहां जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में जाता है। आपको क्या करना है, इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस, फीचर्स, डिसएडवांटेज को पढ़ना है। वेरी इजी चैप्टर है, हेडिंग हेडिंग पढ़ना है बस, अंदर के कंटेंट को रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको यहाँ शॉर्ट समराइज्ड वे में बता रहा हूं, आपको अपनी किताब खोलनी है और जो हेडिंग है उस चीज को बस रीड आउट करते हुए चलना है। आइए जरा, स्टाफिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑल पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन विथ एडिक्वेट एंड क्वालिफाइड पर्सोनेल्स। का मतलब होता है एम्प्लॉय, पर्सोनेल्स का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय। तो स्टाफिंग प्रक्रिया में पता है क्या सीखते हैं, कि अब काम करवाना है, करवाने के लिए लोगों की हायरिंग जरूरी है। तो हायरिंग के लिए एक मापदंड होना चाहिए, एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक बेंचमार्क होना चाहिए। उस बेंचमार्क के तहत ही हम किसी भी एम्प्लॉय को अपने संस्था के दायरे में लाते हैं। तो वो सब के सब किसका हिस्सा हो जाते हैं बेटा, स्टाफिंग का हिस्सा हो जाते हैं। ठीक है, यह एक संगठन में पर्याप्त और योग्य कर्मियों, कितना अच्छा बात लिखा, पर्याप्त और योग्य कर्मियों के साथ सभी पदों को भरने की प्रक्रिया है।
बिल्कुल सही बात है। तो सरकार भी ये स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट, आप सुनते हो ना रिक्रूटमेंट, ये एक तरीके से स्टाफिंग से ही निकला हुआ शब्द है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही स्टाफिंग कहा जाता है। डायरेक्टिंग क्या होता है? निर्देशन। देखो जरा, दिस फंक्शन इज रिलेटेड, ये किससे संबंधित है? लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल। अब देखो ना, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि हम चाहते हैं कि लोगों को हायरिंग करें, मैनेजमेंट का कौन सा प्रोसेस है, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, कौन सा कार्य है? तो स्टाफिंग है। उनको मोटिवेट किया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है, तो मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? डायरेक्टिंग फंक्शन है, इन्फ्लुएंसिंग है। इसीलिए एक एक करके शॉर्ट वे में आपको समझा दिया है कि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। और एक आ जाता है मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा देखिए, कोऑर्डिनेशन क्या है? इज द फोर्स दैट बाइंड्स, जो बांधता है किसको? ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जितने सारे फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको एक जगह जो बांध के रखता है, एक जगह जो ये रहा बच्चों, मैं कह सकता हूं कोऑर्डिनेशन। ये है मेरा कोऑर्डिनेशन, और यही तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। ये सब का सब सही तब चलेगा जब कोऑर्डिनेशन हमारे बीच रहेगा। इंडिया टीम मैच क्यों जीतती है? क्योंकि सारे प्लेयर्स के बीच कोऑर्डिनेशन रहता है। कोई बॉलिंग अच्छा करेगा, कोई बैटिंग अच्छा करेगा, कोई फील्डिंग अच्छा करेगा। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब का सब एक ना क्रिकेट का फंक्शन है, सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से एफर्ट बहुत अच्छा रहा और हमने गोल को अचीव किया, मतलब हमने मैच को जीत लिया। दैट इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। देखो जरा, इट इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है। ये मैनेजमेंट का, प्रबंधन का क्या है? सार है बेटा, सार बहनोई नहीं है, सार है। सार का मतलब होता है समरी है। क्या है? समरी है ना। तो ठेठ बिहारी हम लोग हैं तो बस समझ जाएंगे कि अच्छा सर मैनेजमेंट का भी सार है, तो कर बहनोई कौन है? कर बहनोई नहीं है। देखो जरा, कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन को मैंने बता दिया है, आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। मतलब भाव को समझना है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स को भी बहुत शानदार स्लाइड के साथ समझा दिया गया है। कोऑर्डिनेशन क्या है? फीचर्स आपको याद रखना है। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस क्या हैं? तो ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, सभी कामों को एक साथ इकट्ठे मिलाता है। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। यूनिटी काम में आता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सभी मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि सारी चीजों को एक साथ इंटीग्रेट रखा जाए। प्लानिंग अच्छा है, ऑर्गेनाइजिंग नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग हो गया, अच्छे एम्प्लॉय को हायर करके नहीं लाए, काम आपका खराब कर दिया, तो अच्छा एम्प्लॉय भी तो हायर होना चाहिए। एम्प्लॉय को लिया, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया, उससे काम करवाना सीख नहीं पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहे, तो ये भी तो मैनेजमेंट की खराबी है। ये एक परवेसिव फंक्शन है और डेलिब्रेट फंक्शन है, ठीक है। आपको ये 6 चीजें याद रखनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन जरा देख लो भाई, कोऑर्डिनेशन का क्या महत्व है? तो बहुत महत्व है। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी टू मैनेज बड़ी संस्थाओं को मैनेज करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि उसमें प्लानिंग भी हो रहा है, एम्प्लॉय आ भी रहा है, एम्प्लॉय जा भी रहा है। ड्यू टू फंक्शनल डिफरेंशिएशन इन डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स, इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्रिएट यूनिटी ऑफ एक्शन, काम एक साथ होना चाहिए और बढ़िया ढंग से होना चाहिए, एक साथ हो और बढ़िया ढंग से हो। तो मुझे लगता है चैप्टर नंबर 1 में जितना भी हम लोगों ने किया वो मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे, आपसे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे होंगे। तो चलो बच्चों, इस पूरी वीडियो में हमने अपने बिजनेस स्टडी के पहले चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को पूरा किया। मिलते हैं एक अगले खास वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।